जय हिंद दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। देखिए दोस्तों, हमने इससे पहले जो भारतीय संविधान की अनुसूची पार्ट फर्स्ट में 7 अनुसूचियों का जिक्र किया था दोस्तों आपके सामने, और अब हम उससे आगे अनुसूची 8 से 12 तक डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं अपन डिस्कस करते हैं अनुसूची 8 के बारे में आपके सामने। देखिए अनुसूची जो 8 है दोस्तों, संविधान की अनुसूची 8, उस अनुसूची 8 में दोस्तों अधिसूचित जो भाषाएं हैं उन भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों। मूल संविधान की बात करें तो 14 भाषा, और वर्तमान की बात करें तो दोस्तों 22 भाषा। मूल संविधान की कितनी है दोस्तों? मूल संविधान में अनुसूची 8 में 14 भाषाओं का उल्लेख था, और वर्तमान की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में किया गया है दोस्तों। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इस वजह से हमें ये जो अनुसूची है 8वीं अनुसूची, इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी रखनी है, थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों। ध्यान ये देना है कि हमारे जब मूल संविधान में 14 भाषाएं थी तो उसके बाद 8 भाषाएं और जोड़ी गई, और वो 8 भाषाएं किस प्रकार से भारतीय संविधान में जोड़ी गई। तो देखिए दोस्तों, संविधान में कोई चीज़ अगर जोड़ी जाती है तो उसके लिए संविधान में संशोधन किया जाता है। तो दोस्तों देखो, हम बात करते हैं, एक तो दोस्तों किया गया था 21वां संविधान संशोधन दोस्तों, और 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों 1967 में। कब हुआ है दोस्तों? 1967 में। अब देखिए बात करते हैं हम, जब 21वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों हमने सिंधी भाषा को, कौन सी भाषा को दोस्तों? सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में जोड़ा था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक संशोधन और किया गया भारतीय संविधान में, और वो संशोधन था दोस्तों 71वां संविधान संशोधन दोस्तों, और ये किया गया था दोस्तों 1992 में। अब देखिए दोस्तों, इसके तहत अगर हम बात करते हैं तो इसके तहत 3 भाषाएं, जैसे शॉर्ट में नाम लें MKN। देखिए M का मतलब है दोस्तों मणिपुरी, K का मतलब है दोस्तों कोंकणी, और N का मतलब है दोस्तों नेपाली। तो इस प्रकार से हमने भारतीय संविधान के अमेंडमेंट 71 के तहत 1992 में 3 लैंग्वेज भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। अब देखिए दोस्तों, जब हम 21 और 71 को प्लस करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, तब निकल के आता है दोस्तों 92। तो अगला जो अमेंडमेंट था, अगला जो संविधान संशोधन था, वो था दोस्तों 92वां संविधान संशोधन। और 92वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, किया गया था 2003 में। इस 92वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, और वो 4 भाषा थी दोस्तों VDMS। अब देखिए हम बात करते हैं दोस्तों, V से मतलब है, जो भाषा जोड़ी गई थी उसका नाम था बोडो। D से मतलब है दोस्तों डोगरी, कौन सी दोस्तों? डोगरी भाषा। M से मतलब था दोस्तों मैथिली भाषा, और दोस्तों S से जो अर्थ लिया जाता है वो है दोस्तों संथाली। इस प्रकार के कुछ समुदाय हैं। तो ये 4 भाषा हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली दोस्तों। ये 92 अमेंडमेंट 2003 के तहत
भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में जोड़ी गई थी दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अनुसूची जो 8 हैं उसमें दोस्तों प्रारंभ में यानी मूल संविधान में दोस्तों 14 भाषाओं का उल्लेख था, मगर वर्तमान की अगर हम बात करें तो 22 भाषा अनुसूची 8 में उल्लेखित हैं। दोस्तों एक अपवाद के तौर पर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इस अनुसूची में अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजी जो भाषा है दोस्तों वो अनुसूची 8 में समाहित नहीं है। अंग्रेजी भाषा का उल्लेख अनुसूची 8 में नहीं है। फिर भी दोस्तों हमारे यहाँ पर उत्तर पूर्व का एक राज्य है नागालैंड। नागालैंड का दोस्तों आपने नाम सुना होगा। तो नागालैंड जो राज्य है इसने अंग्रेजी को अपनी राजभाषा का मतलब जानते हो दोस्तों, राजकाज की भाषा घोषित कर रखा है दोस्तों। तो इस प्रकार से देखा जाए तो दोस्तों वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 3 संशोधनों के तहत 8 भाषाएं और जोड़ी गई। 21वां संविधान संशोधन 1967 इसके तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई दोस्तों। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दोस्तों मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत दोस्तों 4 भाषाएं VDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई दोस्तों। आगे अगर हम बात करें दोस्तों अनुसूची 9 की दोस्तों। देखिए दोस्तों आराम से और इंटरेस्ट के साथ अगर आप पढ़ते हो दोस्तों तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, चाहे सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम ले लो आपके, और आने वाले समय में दोस्तों सेकंड ग्रेड टीचर की एग्ज़ामें दिसंबर में होने जा रही है, तो उनके लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं अनुसूची 9 की, अनुसूची 9 की। अब देखिए दोस्तों आपको पता है कि 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में थी, तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई दोस्तों। तो देखिए दोस्तों चलते हैं, हम बात करते हैं अनुसूची 9 की। तो देखिए दोस्तों संविधान में किया गया प्रथम संविधान संशोधन फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1951 यानी कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत दोस्तों 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। और दोस्तों इस अनुसूची में एक तो भूमि सुधार या फिर हम कहें जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए भूमि सुधार, संपत्ति अधिग्रहण कानूनों के संबंध में प्रावधान है दोस्तों। भूमि सुधार या फिर हम कहें जमींदारी प्रथा को समाप्त करना था, इस वजह से संपत्ति अधिग्रहण के जो मामले थे उनके संबंध में प्रावधान अनुसूची 9 में किया गया है। अब देखिए दोस्तों एक बात ध्यान देने के योग्य ये है कि अनुसूची 9 में जितने भी प्रावधान समाहित हैं या फिर अनुसूची 9 में जो भी अधिनियम इसके अंतर्गत समाहित हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, यानी कि हम यूँ कहें कि उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। फिर भी दोस्तों एक बात दायर हुआ 2007 में दोस्तों, कोहिल्योवाद। कौन सा बात था दोस्तों? कोहिल्योवाद, जो 2007 में दायर हुआ और उसमें हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि 24 अप्रैल दोस्तों, ये जो डेट है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण डेट है। इससे बहुत सारे प्रश्न हमारे भारतीय संविधान के संबंध में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो 24 अप्रैल 1973
के बाद जो भी प्रावधान या फिर हम यूँ कहें जो भी अधिनियम अनुसूची 9 में शामिल किए गए, अगर वो किसी प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं दोस्तों, तो उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्या की जा सकती है दोस्तों? न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। देखिए 2007 तक तो यही चला था मामला कि हम 9वीं अनुसूची में जितने भी प्रावधान थे उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे, मगर कोयलोबाद 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन में अपना जो विचार दिया, अपना जो निर्णय दिया, उसमें ये कहा था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी अधिनियम या प्रावधान नवीं अनुसूची में शामिल हुए हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, या फिर यूँ कहें हम कि उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। देखिए दोस्तों, ये जो 24 अप्रैल 1973 को ही एक बाद का जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था वो था दोस्तों केशवानंद भारती वाद। ये भी 1973 का है। और इसी में देखिए दोस्तों, जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो विषय है, उस विषय को भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा माना गया है दोस्तों। किसके तहत? केशवानंद भारती वाद के तहत में न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान का मूलभूत ढांचा माना गया है। तो दोस्तों, जो मूलभूत ढांचे की जो अवधारणा है उसके अगर बारे में हम बात करें तो वो दोस्तों कब अस्तित्व में आई? 24 अप्रैल 1973 के केशवानंद भारती वाद के बाद में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मूलभूत ढांचे की अवधारणा किस वाद के बाद अस्तित्व में आई है, तो वो वाद था दोस्तों केशवानंद भारती वाद। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के मूलभूत ढांचे की बुनियादी अवधारणा में शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने देखा कि अनुसूची 9 को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इसके अंतर्गत भूमि सुधार या फिर हम यूँ कहें जमींदारी प्रथा को समाप्त करना और संपत्ति अधिग्रहण के कानूनों के संबंध में जो प्रावधान है वो अनुसूची 9 में है। कोहिलोबाद आया दोस्तों, और कोहिलोबाद में 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी विषय, मुद्दे या फिर हम कहें अधिनियम जो अनुसूची 9 में शामिल किए गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और दोस्तों, इसी केशवानंद भारती वाद 1973 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान का बुनियादी ढांचा माना गया है। आपसे पूछा जाए कि बुनियादी ढांचे की अवधारणा किस वाद में अस्तित्व में आई थी, तो दोस्तों वो था केशवानंद भारती वाद 1973। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं अनुसूची 10 की। देखिए दोस्तों, अनुसूची 10 में दल बदल के संबंध में प्रावधान है। किसके संबंध में प्रावधान है दोस्तों? दल बदल। देखिए दोस्तों, दल बदल से हमारा आशय ये है कि जब कोई राजनीतिक पार्टी का सदस्य अपने दल को छोड़ करके किसी अन्य दल में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता की निर्भरता के संबंध में जो प्रावधान है वो अनुसूची 10 में दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई राजनीतिक पार्टी का सदस्य दल बदल करता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इस प्रकार के प्रावधान अनुसूची 10 में थे। परंतु दोस्तों, एक संविधान संशोधन और किया गया, 51वां संविधान संशोधन, वो किया गया था दोस्तों 2003 में। अब इस 91वें संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया दोस्तों कि कोई एक सदस्य पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में यानी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता, परंतु 2/3 सदस्य अगर एक साथ
किसी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, यानी कि 2/3 सदस्य एक साथ दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत दिया गया था। और ये भी संशोधन दोस्तों दल बदल के संबंध में ही है। ये भी बात ध्यान रखना है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 भी दल बदल से ही संबंधित है दोस्तों। दूसरी बात, कोई भी निर्दलीय सदस्य दोस्तों वो दल बदल नहीं कर सकता। अगर कोई मनोनीत सदस्य हैं तो मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद में दल बदल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं दोस्तों अनुसूची 11 की। आगे हम बात करें दोस्तों अनुसूची 11। सॉरी दोस्तों, जो अनुसूची 10 थी उसमें मैं एक बात बताना आपको भूल गया दोस्तों। अनुसूची 10 को भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। थोड़ा सा ये ध्यान रखना दोस्तों, थोड़ा दिमाग से निकल गया था इस वजह से। तो अनुसूची जो 10 हैं उसे भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। बाकी सारी चीज़ एडिट है। अगर देखिए अनुसूची 11 की बात करें दोस्तों तो अमेंडमेंट हुआ 73वां संविधान संशोधन, और 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत देखिए दोस्तों, कई जगह कई बार 1993 भी डेट आ जाती है, तो 92-93 ध्यान रखना है, के तहत अनुसूची 11 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन दोस्तों? 73वें संविधान संशोधन के तहत। और देखिए दोस्तों, इस संविधान संशोधन के तहत जो पंचायतें थी उनको दोस्तों संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया दोस्तों? संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए दोस्तों पंचायतों को कुछ शक्तियां, कुछ उत्तरदायित्व सौंपे गए और उनको कार्य करने के लिए दोस्तों 29 विषय दिए गए। कितने विषय दिए गए दोस्तों? 29 विषय प्रदान किए गए। यानी कि अगर हम यूँ कहें कि भाई 11वीं जो अनुसूची है वो भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जोड़ी गई, और जिसके तहत पंचायतों को कुछ कार्य प्रदान किए गए, कुछ उत्तरदायित्व, कुछ शक्तियां प्रदान की गई और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और उसके तहत पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय जोड़े गए। और राजस्थान की बात करें दोस्तों बाद में, तो राजस्थान में पंचायतों को 22 विषय प्रदान किए गए हैं। कितने विषय प्रदान किए गए हैं दोस्तों? 22 विषय। उसी प्रकार अगर दोस्तों हम बात करते हैं अनुसूची 12 की, तो देखिए अनुसूची 12 को दोस्तों 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत ही जोड़ा गया। और यहाँ पर दोस्तों नगर निकाय जो हैं उन नगर निकायों को कुछ शक्तियाँ, कुछ उत्तरदायित्व प्रदान करते हुए 18 विषय प्रदान किए गए कार्य करने के लिए, और नगर निकायों को दोस्तों संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि संविधान की 8वीं अनुसूची की अगर बात करते तो उसमें मूल संविधान में दोस्तों 8 भाषाओं का उल्लेख था, परंतु वर्तमान की अगर बात करें दोस्तों तो वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। उसके बाद हमने देखा 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के 1951 के तहत जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची में दोस्तों भूमि सुधार कानूनों के संबंध में, या पर हम कहें संपत्ति अधिग्रहण के संबंध में प्रावधान थे। उसके बाद दोस्तों 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची में दल बदल के संबंध में प्रावधान है। 11वीं अनुसूची को दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जोड़ा गया, और इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देते हुए
कुछ शक्तियां, कुछ उत्तरदायित्व सौंपे गए और 29 विषय पंचायतों को कार्य करने के लिए प्रदान किए गए, जिनमें राजस्थान में पंचायतों को 22 विषय दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची की दोस्तों बात करते हैं तो 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत ही ये अनुसूची 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई और यहाँ पर नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए उनको कुछ शक्तियाँ और उत्तरदायित्व प्रदान करते हुए 18 विषय उनके कार्य करने के लिए उन्हें प्रदान किए गए। तो देखिए दोस्तों, हमने 2 वीडियो में संपूर्ण अनुसूचियों के बारे में जिक्र किया है। दोस्तों, ये जो वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इन्हें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, अपने जितने भी साथी हैं उनको शेयर करना भी नहीं भूलें, क्योंकि मैं इसी प्रकार से बिल्कुल निःशुल्क वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा दोस्तों। आप निश्चिंत रहें, क्योंकि मेरा जो मकसद है, मेरा जो मिशन है, यानी कि मिशन क्लासेज यानी मिशन 2020 कंपटीशन क्लासेज का ये मिशन है कि मैं भारतीय संविधान के सारे टॉपिक्स यूट्यूब पर आपको फ्री में पढ़ाऊं और आपके सामने इसी प्रकार से वीडियो लेके आता रहूँगा दोस्तों। जब तक के लिए आगे हम अगली वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।